एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये यूनिट नंबर 3 मैंने क्यों डिसाइड किया लास्ट पे रखने का, क्योंकि इसमें पीरियोडिक टेबल था। है ये चैप्टर बहुत शॉर्ट था, लेकिन मेरा रीज़न था इसको लास्ट पे रखने का कि मैं चाह रही थी कि पीरियोडिक टेबल को हम लोग एंड वाले जो है सारे चैप्टर्स कंप्लीट करके एंड पे डिस्कस करें। इसके बाद जो है हमारा यूनिट नंबर 8 रह जाएगा क्लास 9 का। बाकी जो है हमारे सारे चैप्टर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, तो वहाँ पे जाके मेरे यूट्यूब चैनल को वीडियोस को जो है देखिए, उनसे लेक्चर्स को अंडरस्टैंड करें। उम्मीद है कि मेरे लेक्चर्स को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, कुछ मैंने आज डिसाइड किया कि पहले ही थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन को मैं यहाँ पे स्टार्टिंग के ना राइट करूँ, ताकि आप लोग क्लियरली इसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। इंट्रोडक्शन के अंदर 19th सेंचुरी के अंदर केमिस्ट डिवोटेड मच ऑफ देयर एफर्ट्स इन अटेम्प्ट्स टू अरेंज एलिमेंट्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर। 19वीं सदी में बहुत सारे केमिस्ट थे जिन्होंने जो है बहुत कोशिश की, बहुत अंत तक मेहनत की कि वो किसी ना किसी तरह एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में उनकी अरेंजमेंट्स कर सके। These efforts resulted in discovery of periodic law. आहिस्ता आहिस्ता जब ये एफर्ट्स के उनकी जो अंत तक कोशिश थी वो करते गए केमिस्ट, तो फिर वो उन्होंने एक पीरियोडिक लॉ को जो है तरतीब दिया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक एलिमेंट्स, तब उस टाइम पे पता था कि ये एलिमेंट्स हैं और ये फलाने एलिमेंट्स हैं, तो उनको अरेंज किया गया टेबल की फॉर्म में। अब जो एलिमेंट्स थे उनको एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया, तो उस अरेंजमेंट को उन्होंने नाम दे दिया पीरियोडिक टेबल का। ऑन द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ दिस टेबल वाज दैट इट predicted the properties of those elements which are not even discovered at the time. The vertical columns of the table were called groups, horizontal rows were called periods. कह रहे इसका मतलब सिर्फ इतना था कि पीरियोडिक टेबल का बनाने का मकसद ये था, ऐसे एलिमेंट्स जो उस टाइम पे अभी मालूम नहीं थे, तो उसकी प्रिडिक्शन करना, उनके बारे में पेशेंट इंक्वायरी करना कि उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी कुछ इनकी तरह मिलती जुलती होगी या इनसे थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी पीरियोडिक टेबल की, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी उसको नाम दे दिएगा पीरियड्स का, और जो वर्टिकल कॉलम्स थे 1 2 3 4 और इस तरह 18 वर्टिकल कॉलम्स थे उसको ग्रुप्स का नाम दे दिया गया। और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी ऐसे लंबे रूप की, उसको पीरियड्स का नाम दे देगा। ठीक है। पीरियोडिक टेबल विच इज डिस्कवर्ड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वर्टिकल कॉलम्स थे उसको ग्रुप्स का नाम दे दिया गया, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी ऐसे लंबे रूप की, उसको पीरियड्स का नाम दे देगा। ठीक है। Periodic table which is discovered of the periodic table, the study of individual properties of the known elements is reduced to study of a few groups. कह रहे इसने जो है पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी, उसकी स्टडी ने हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को जो है हमें पढ़ने में आसान कर दिया पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहले डोबेरियर-स्ट्रेट, यहाँ पे जैसे मैंने राइट किया है डोबेरियर-स्ट्रेट, ये एक जर्मन केमिस्ट थे। ठीक है। जर्मन केमिस्ट थे डोबेरियर्स ऑब्जर्व्ड, उन्होंने रिलेशनशिप ताल्लुक बताया एटॉमिक मैसेस का मुख्तलिफ ग्रुप्स के, हर 3 एलिमेंट्स के। ठीक है। जिसको उन्होंने ट्रेड्स का नाम दे दिया, और इन्हीं के नाम के आगे डोबेरियर्स ट्रेड्स लग गया और उन्होंने उसको ट्रेड्स का नाम दिया। उन्होंने एटॉमिक मैसेस बताए। ठीक है। बहुत सारे ग्रुप्स के, सेवरल ग्रुप्स यानी कि मुख्तलिफ ग्रुप्स के हर 3 एलिमेंट के उन्होंने एटॉमिक मैसेस बताए। इन दिस ग्रुप, इन ग्रुप्स के अंदर जो सेंट्रल या मिडल यानी कि एक ये एलिमेंट और ये एक एलिमेंट, और इन एलिमेंट के ये दरमियान वाला एलिमेंट, इन एलिमेंट के ये दरमियान वाला जो एलिमेंट है उसका उन्होंने एटॉमिक मैस एवरेज बताया। उन दो साइडों वाले, ये साइडों वाले 2 एलिमेंट्स की मदद से जो दरमियान वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मैस एवरेज उन्होंने बताया। वन ट्रेड ग्रुप एग्जांपल, एक एग्जांपल कैल्शियम, कैल्शियम का बताया 40। ठीक है। एटॉमिक मैस स्ट्रोंटियम 88 उसका एटॉमिक मैस, और बेरियम
137। जो एटॉमिक मास थे स्ट्रोंटियम के, ये एवरेज थी। कैल्शियम और बेरियम की एवरेज जो निकली थी वो स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास था। Only a few elements could be arranged in this way. This classification did not get wide acceptance. इसके मुताबिक डॉर्बियर स्ट्रेन जो था, इसकी इस तरह के अरेंजमेंट्स के मुताबिक कुछ ही एलिमेंट्स इस तरह से अरेंज किए गए, फिर बाकी के जो एलिमेंट्स थे वो इस तरह से टेबल में अरेंज हो ही नहीं रहे थे। तो इसकी जो है थ्योरी को इतना जो है एक्सेप्टेबल नहीं माना गया। फिर आ गया जी मेंडल्स ऑक्टेव्स। ये 1864 में ब्रिटिश केमिस्ट थे न्यूलैंड, जिसने लॉ ऑफ ऑक्टेव पेश किया था, बट हिज वर्क कुड नॉट गेट सक्सेस। इसके भी काम को सक्सेस नहीं मिली। ठीक है, इसने कहा था कि हर जो है ये 8वें एलिमेंट के बाद जो 9वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं 8वें एलिमेंट से। ये देखिए, ये मतलब टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। इन 8 एलिमेंट्स के बाद जो 9 वाला एलिमेंट है ना, उसकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं प्रीवियस 8वें एलिमेंट से। इसके बाद फिर 8 एलिमेंट्स, उसके बाद जो अगला 9th वाला एलिमेंट है उसकी फिर 8 वाले से प्रॉपर्टीज मिलती हैं। इन 8 एलिमेंट्स के बाद जो 9 वाला एलिमेंट है ना, उसकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं प्रीवियस 8वें एलिमेंट से। इसके बाद फिर 8 एलिमेंट्स, उसके बाद जो अगला 9th वाला एलिमेंट है उसकी फिर 8 वाले से प्रॉपर्टीज मिलती हैं। तो उसने सोचा हर 8 एलिमेंट को हम अरेंज, उसके बाद 9th वाला जो है उसको हम अरेंज कर सकते हैं। उनके जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम इसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर इसकी जो थ्योरी है उसके मुताबिक पीरियोडिक टेबल में कोई स्पेस नहीं बचनी थी, कोई जगह नहीं बचनी थी, जिसकी वजह से इसके भी काम को एक्सेप्टेंस नहीं मिली। अब बात आती है मेंडल्स पीरियोडिक टेबल। जनाब जी, एक रशियन केमिस्ट थे और एक इन्वेंटर थे, कुछ ना कुछ इजाद करने वाली चीज से। ही वॉज द क्रिएटर फर्स्ट वर्जन ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। इसने ही यही थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की क्रिएशन को बताया टेबल की मदद से। ठीक है, और रशियन केमिस्ट मेंडल्स, ठीक है, मेंडल्स पीरियोडिक टेबल, रशियन केमिस्ट थे मेंडल्स। उन्होंने बताया था, ठीक है, कि एलिमेंट्स की जो स्टेटमेंट के मुताबिक जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, उनका पीरियोडिक फंक्शन है वो उसके एटॉमिक मासेस की वजह से ही वर्कआउट करता है। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज हैं वो आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक मासेस, उनके एटॉमिक मासेस के मुताबिक ही काम करती हैं। ठीक है, इसी ने मेंडल्स पीरियोडिक टेबल ने ही अरेंजमेंट की थी पहले एलिमेंट्स की, और उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत खामियां थी, लेकिन इसने ये फेल हो चुका था आइसोटॉप्स की अरेंजमेंट करने में, पोजीशन बताने में। ठीक है, ये इस चीज में थोड़ा फेल हो गया था। अब आते हैं बात पीरियोडिक लॉ। 1930 में मॉसले ने बताया नई प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की, जिसके मुताबिक एटॉमिक नंबर उन्होंने बताया, मॉसले ने उन्होंने बताया एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर जो है वो एलिमेंट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकता है पीरियोडिक टेबल में, अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक लॉ। तो इसने बताया जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है पीरियोडिक फंक्शन में वो किसकी वजह से है, एटॉमिक नंबर्स की वजह से। जबकि मेंडल्स कहता था एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक फंक्शन में एटॉमिक मासेस की वजह से, लेकिन पीरियोडिक में मॉसले ने बताया एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस में एटॉमिक मास की नंबर की वजह से हैं। ठीक है, मॉसले ने बताया। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, atomic number of an element is more fundamental property than atomic mass in two aspects। कह रहे एटॉमिक नंबर जो है ये ज्यादा बुनियादी प्रॉपर्टी है, ठीक है, एटॉमिक मास की निस्बत। इट इंक्रीजेस रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। एटॉमिक नंबर बढ़ता है हाइड्रोजन से लेके और फर्दर जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तक एटॉमिक प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस में एटॉमिक मास की नंबर की वजह से हैं। ठीक है, मॉसले ने बताया। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है,
atomic number of an element is more fundamental property than atomic mass in two aspects। कह रहे एटॉमिक नंबर जो है ये ज्यादा बुनियादी प्रॉपर्टी है, ठीक है, एटॉमिक मास की निस्बत। इट इंक्रीजेस रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। एटॉमिक नंबर बढ़ता है हाइड्रोजन से लेके और फर्दर जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, और हर एलिमेंट की फिक्स्ड जो है वो नंबर फिक्स्ड नंबर है। तो एटॉमिक नंबर जो एलिमेंट का 1930 में उसमें मेंडल्स पीरियोडिक लॉ में कुछ ना कुछ चेंज आया, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब चेंजिंग्स आई तो उसमें जो मेन चेंज था कि वो एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। एलिमेंट्स तभी अरेंज होंगे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा लेफ्ट से राइट में, यानी कि हॉरिजॉन्टली फॉर्म में। तो फिर इन्होंने ये भी बताया कि ऑब्जर्व किया कि हर 8 एलिमेंट के बाद जो 9th वाला एलिमेंट है, यानी कि हर एक एलिमेंट के बाद 9th वाला एलिमेंट है उसकी खसूसियात उसकी प्रॉपर्टीज वो सेम है 8 वाले एलिमेंट से मिलती जुलती है, उसके बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसमें ये बताया। फिर उसके बाद लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में देखा जाए इसमें दो चीजें ही मेन है। सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल रोज है, ठीक है, इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल रोज है वो होंगी पीरियड्स, और जो इस तरह से वर्टिकल कॉलम्स हैं वो होंगे ग्रुप्स, ठीक है। तो ग्रुप्स बनेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी कि उल्टे हाथ से आगे की तरफ, राइट सीधी की तरफ, उल्टे हाथ से सीधी की तरफ। 1 से लेके 18 ग्रुप्स है हमारे पीरियोडिक टेबल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जबकि जो हमारे रो जो है रोज है हॉरिजॉन्टल रोज 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, रोज 7 है। और जो हमारे जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स है वो है 18, ठीक है। इसमें यही चीज है, इतना कोई इसमें वो नहीं है। तब हम पढ़ते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये जो पीरियोडिक टेबल है ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज पे मुश्तमिल है जिसको कहते हैं पीरियड्स। 7 हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है, नोन एज पीरियड्स। जबकि पहले पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स है, सेकंड और थर्ड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स है, फोर्थ से फिफ्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स है, सिक्स पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट्स है, सेवन पीरियड के अंदर 22 एलिमेंट है, और ये इनकम्प्लीट है जिसमें इसी पीरियड के अंदर लेक्टिनाइड्स और एक्टिनाइड्स भी आते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो पीरियड्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ खसूसियात को डिटरमाइन करते हैं। देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल नंबर 1 to 18 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच आर कॉल्ड ग्रुप्स। 18 वर्टिकल कॉलम्स है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, जिसको 1 से 18 तक का नंबर दिया गया लेफ्ट से राइट की तरफ, और उन्हें ग्रुप्स कहा गया है। द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जो ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम है, जबकि जो हमारे पीरियड के अंदर है एलिमेंट्स उसमें प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। एलिमेंट्स जो हैं उनको 4 ब्लॉक्स में डिटरमाइन किया गया है उनके सबशेल के मुताबिक, ठीक है, एस पी डी एफ। एलिमेंट्स को एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के मुताबिक अरेंज किया गया है, ठीक है, सबशेल के मुताबिक। मतलब ये जो सबशेल है ना, एक सबशेल में ये सबशेल है, एक सबशेल में 2 होंगे, दूसरे सबशेल में जो हमारे पास 8, तीसरे में 8 का मल्टीप्लाई फिर उसका मल्टीप्लाई, ठीक है, इस तरह से। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। 4 ब्लॉक्स हैं, ये देखें, एस पी और ये डी और ये एफ। नोबल गैसेस एफ और नॉन मेटल्स जो है पी ब्लॉक, हैवी मेटल्स डी ब्लॉक और एस ब्लॉक में लाइट मेटल्स होंगे, ठीक है। एस पी डी एफ एंड एस ब्लॉक।
फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्स जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है ना एस में आएंगे, तो इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में को कहा जाएगा पी सबशेल, ठीक है। और जो बाकी जो होंगे वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। डी ब्लॉक में एस शेल और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। और एफ ब्लॉक जो है जो नोबल गैसेस के वो अलग से सेपरेट किया गया। ईच पीरियड कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम 3 to 12, दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। ये जो कह रहे हैं ये 3 से 12 तक है ना, इसको नाम दिया गया है ट्रांजिशन मेटल्स का, ठीक है। ये मेटल्स है और उसका नाम दिया गया है ट्रांजिशन मेटल्स का, ठीक है। ग्रुप 3 to 12 वाले जो है ना, इसके जितने भी एलिमेंट्स इनको नाम दिया गया ट्रांजिशन मेटल्स। हॉरिजॉन्टल रोज है, ये एक रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, छठी, सातवीं, ये हॉरिजॉन्टल रोज है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है ये है पीरियड। पहले जो रो है फर्स्ट पीरियड, ये है शॉर्ट पीरियड क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट्स है हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरा पीरियड जो है हमारे पास, दूसरा और तीसरा पीरियड इसको कहेंगे नॉर्मल पीरियड, क्योंकि इसमें ना ही बहुत ही थोड़े एलिमेंट्स है और ना ही बहुत ज्यादा एलिमेंट्स है, तो इनको कहेंगे शॉर्ट सॉरी नॉर्मल पीरियड्स। टू और थर्ड जो है हमारे पास पीरियड वो है नॉर्मल पीरियड्स। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड जो है हमारे पास लॉन्ग पीरियड्स है। 2 और 3 में, 2 में है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। जबकि सेकंड में हमारे पास है जी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। जबकि थर्ड में हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड है लॉन्ग पीरियड। फोर्थ के अंदर पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, विंजीनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलेनियम, ठीक है। और ये बाकी जो है ना गैसेस हैं, ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के अंदर, ठीक है। आगे इसके बाद फर्दर जो है हमारे पास स्कैंडियम, सीजियम, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ पीरियड में रुबीडियम, स्ट्रॉन्शियम और फर्दर जो है ना जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, मतलब 18 इसके अंदर और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ही जो है फोर्थ पीरियड के अंदर, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के अंदर दोनों के अंदर 18 एलिमेंट्स मौजूद है। जबकि 6 और 7 की बात कीजिए, सीजियम, बेरिलियम और ये फर्दर ऑन जो जितने भी हैं, और 7 के अंदर फ्लोरीन है, रुबेडियम है और ये बाकी लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। ये जो दो लाइन्स है ना, ये लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की हैं, ठीक है। इसमें से जो है ये वाली जो दो लाइन है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की। 6 और 7 जो है ना, और ये बहुत लंबे पीरियड्स हैं, इसको कहेंगे वेरी लॉन्ग पीरियड्स, ठीक है। जबकि हमारे पास ग्रुप्स की बात की जाए, जबकि हमारे पास ग्रुप्स की बात की जाए, ग्रुप्स के अंदर जो है ग्रुप 1 के अंदर जो है हमारे पास वो मौजूद है कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। ये देखें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये जो है ना हमारे पास लाइट मेटल्स है ग्रुप 1 के अंदर। ग्रुप 1 के अंदर हमारे पास ये मौजूद है। जो ग्रुप 1 है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके वैलेंस शेल में, इसके अंदर although elements of a group do not have continuously increasing atomic number yet they have similar electronic configuration in their valence shell। इसमें क्या ना ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स है ना, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना सेम ही है, इतना कोई खासा इनमें फर्क नहीं है। इस रीजन की वजह से एलिमेंट जो है ना ग्रुप के अंदर उसको फैमिली कहते हैं, क्योंकि वो सेम ही उनकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का 1 इलेक्ट्रॉन है इनके वैलेंस शेल में। जो ग्रुप 1 के
इलेक्ट्रॉन्स है ना, एलिमेंट्स है, उनके तो 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब हर किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल के अंदर, ठीक है। और इसको ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कहा जाता है, ये है अल्कली मेटल्स, इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, ठीक है। ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 से 17 तक। ग्रुप 13 और 17 जो इनके अंदर नॉर्मल एलिमेंट्स है, ठीक है। और इनके इनर शेल्स, अंदर वाले शेल्स जो है कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक है, मुकम्मल तौर पर फिल्ड है, और ये हेलोजीन्स है क्योंकि इनके 7 इलेक्ट्रॉन्स है इनके वैलेंस शेल के अंदर। जबकि ग्रुप 3 से 12 के जो है, जैसे मैंने पहले बताया, 3 से 12 को हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनके डी सब शेल में जो है इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, मतलब इतना अनकम्प्लीट उनके जो है सब शेल्स है। ग्रुप ये जो 3 से 7 तक के ना, इसके अनकम्प्लीट सेल सब शेल्स हैं इन एलिमेंट्स के, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, जैसे एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। इसके अंदर ये देखें, ये रेडियस दो जो है ना कार्बन एटम, इस कार्बन एटम की अब यहाँ पे बात की, फर्दर डिटेल करते हैं, पढ़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ। एज वी नो दैट एटम्स आर वेरी स्मॉल, जैसे हम जानते हैं एटम्स बहुत छोटे हैं और इनकी कोई खास बाउंड्रीज नहीं होती, ना इनका फिक्स शेप और साइज, मतलब साइज है, तो इसको एटम के साइज को मेजर करना डिफिकल्ट है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू measure size, to measure size of atom, ठीक है, यहाँ पे ये बात होगी, ठीक है। Therefore the common method to determine the size of an atom is to assume that atoms are spheres। तो एक बहुत ही आम सा मेथड है कि एटम के साइज को मेजर करने का, समझ लें कि 2 स्फीयर्स हैं, ये 2 हमारे पास स्फीयर्स हैं। When they lie close to each other, they touch each other। तो जब ये इनको क्लोज, इनके एक दूसरे करीब लाया जाएगा तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, टच करेंगे। Half of the distance between the nuclei of a 2 bonded atom is referred as the atomic radius। यानी कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस, जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है ना बिटवीन द एटम्स, between the nuclei of 2 bonded atoms is referred to, इसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। हाफ ऑफ डिस्टेंस of distance between 2 nuclei of the bonded atom, इसको जो कहेंगे ना एटॉमिक रेडियस कहेंगे, हाफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर 2 कार्बन एटम्स इज एन एलिमेंट इज फ्रॉम 154 पिकोमीटर, इट मीन्स इट्स हाफ 77 पिकोमीटर इज रेडियस ऑफ कार्बन एटम। यानी कि कार्बन के एटम का हाफ जो रेडियस है, कह रहे हैं इन दोनों का रेडियस 154 पिकोमीटर, लेकिन इनका हाफ किया जाएगा तो दोनों का 77 होगा, हाफ ही इसका हाफ ही इसका, ठीक है। तो इसमें एक और चीज है, द साइज ऑफ एटम और देयर रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ग्रुप के अंदर एटम का और जो रेडियस है उसका इंक्रीज बढ़ता है ऊपर से नीचे की तरफ। अब ये देखिए लिथियम में 152 है रेडियस, तो लिथियम के बाद सोडियम है, सोडियम का 186 बढ़ रहा है, पोटाशियम का उससे ज्यादा बढ़ेगा, रुबिडियम का उससे ज्यादा बढ़ेगा, सीजियम का उससे ज्यादा बढ़ेगा। जो एटम का साइज है ना ऊपर से नीचे की तरफ छोटा बढ़ता है, एटम का साइज ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगा, हाइड्रोजन का छोटा, लिथियम का थोड़ा बड़ा, सोडियम का उससे बड़ा, फर्दर बढ़ता है, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो जितना एटम का साइज बढ़ेगा उस पे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होता जाएगा। स्ट्रेंथ और एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव स्लाइटली वेरिएशन, ये यहाँ से पढ़े तो द एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट रिड्यूसेस और एटम कंट्रैक्ट्स एंड देन देयर इज इंक्रीज इन इट व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फोर्थ पीरियड। कह रहे फोर्थ पीरियड की तरफ जाएं तो जो एटम का साइज है जो है वो बढ़ता है, ठीक है। अब ये शील्डिंग इफेक्ट क्या है, व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, सिर्फ इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंसेस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन दैट ऑफ एक्चुअल चार्ज,
which is called effective nuclear charge. It means that तो जो एटम का साइज है जो है वो बढ़ता है, ठीक है। अब ये शील्डिंग इफेक्ट क्या है, व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट, सिर्फ इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंसेस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन दैट ऑफ एक्चुअल चार्ज, व्हिच इज कॉल्ड effective nuclear charge. It means that electrons present in the inner shell screen or shield the force of attraction of nucleus felt by the valence shell electrons. This is called shielding effect. जी shielding effect एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसा टर्म है जिसके अंदर सबसे पहले समझे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का होता है। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस न्यूक्लियर चार्ज देन दैट ऑफ एक्चुअल चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनके पास चार्ज होता है। अब इनका जो कह रहे हैं एक्चुअल चार्ज, असल जो चार्ज है, ठीक है, उसकी निस्बत उस पर जो चार्ज होता है न्यूक्लियर चार्ज का कम होना, उसकी निस्बत असल चार्ज का उससे कम होना, एक्चुअली कम होना, वो होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इस तरह से शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन बनेगी, जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रेशन होती है, अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फील करते हैं, उसको छुपा लेना, उसको शील्ड कर लेना, उसको हाइड कर लेना, तो वो शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस के ऊपर फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स महसूस कर रहे होते हैं उनके ऊपर जो फोर्स होती है, ठीक है, अट्रैक्शन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स महसूस कर रहे होते हैं, उसको स्क्रीन या हाइड कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनर शेल, यानी कि शेल के जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हाइड कर लेते हैं, ठीक है। और इस इफेक्ट को कहेंगे शील्डिंग इफेक्ट। अब बात आती है शील्डिंग इफेक्ट, याद करें, इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल में, डाउन द ग्रुप के डाउन में, मतलब बिकॉज दिस इज इट इज इजी टू टेक अवे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोटेशियम एंड देन सोडियम, ठीक है। नीचे नीचे जो नीचे आहिस्ता आहिस्ता नीचे नीचे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, मतलब शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हम ग्रुप है ना, ग्रुप ऐसे हैं वर्टिकल कॉलम, यहाँ से शील्डिंग इफेक्ट इसके ज्यादा होगा, इससे इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा, इसका कम, उसकी निस्बत बाकी सबको ज्यादा होता चला जाएगा शील्डिंग इफेक्ट। पीरियड्स के अंदर, यानी कि हॉरिजॉन्टल रूट वर्टिकल कॉलम, यहाँ से शील्डिंग इफेक्ट इसके ज्यादा होगा, इससे इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा, इसका कम, उसकी निस्बत बाकी सबको ज्यादा होता चला जाएगा शील्डिंग इफेक्ट। पीरियड्स के अंदर, यानी कि हॉरिजॉन्टल रूट्स के अंदर, पीरियड्स के अंदर शील्डिंग इफेक्ट सेम रहेगा। आयनाइजेशन एनर्जी, अब बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ऐसी एनर्जी, ठीक है, अमाउंट होती है एनर्जी की जो कि रिमूव करती है, उसका काम है कि रिमूव कर देना लूज बाउंडेड एटम्स को शेल में से, वैलेंस शेल में से। अब ये देखिए, ये हमारा वैलेंस शेल है, ठीक है, मैं कहती हूँ इसके अंदर एक और है। अब जो इसके अंदर है ना, पहले वाले में मैं कहती हूँ 2 है, ठीक है, दूसरे में मैं कहती हूँ 4 है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 4। अब इससे लेने किसी भी एलिमेंट ने इससे इलेक्ट्रॉन लेना है, इससे जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, जब एक दफा इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो होगा लूज बाउंड, यानी कि वो लूजली बाउंड होगा, जब एक दफा उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो लूजली बाउंड है, उस पर कोई भी जो है ना वो नहीं है, आसानी से वो ले सकता है, ठीक है। तो इस सूरत हाल में जो आयोनाइजेशन एनर्जी इस्तेमाल होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन अपना दूसरे एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अपना एक इलेक्ट्रॉन बासानी दे दे
उस दौरान जो एनर्जी चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है, उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ पीरियड के अंदर जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। लेफ्ट से ये लेफ्ट में और लेफ्ट से राइट पे जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे जाते जाएंगे ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि एटम का साइज कम होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है, एटम आहिस्ता आहिस्ता अपने इलेक्ट्रॉन्स बड़ी जल्दी से अपने अंदर काबू में कर लेते हैं। और जब काबू में, जितने ज्यादा काबू में इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ उसको करेंगे, उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर किसी एलिमेंट को देना। ठीक है, अब जब ग्रुप के डाउन की तरफ, नीचे की तरफ जाए वैलेंस शेल में, तो as we move down the group, more and more shell lie between the valence shell and the nucleus of the atom. These additional shells reduce the electrostatic force felt by electrons present in the outermost shell. जो valence electrons can be taken away easily. कहता है जितना ज़्यादा अगर आप ग्रुप के नीचे चले जाएं, तो एलिमेंट्स की जो है बड़े हैं, मतलब उनके साइज बड़े हैं। उनके साइज बड़े की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा हैं। अब साइज बड़ा है एटम के अंदर, यानी कि हॉरिजॉन्टल रूल्स के अंदर, पीरियड्स के अंदर शील्डिंग इफेक्ट सेम रहेगा। आयनाइजेशन एनर्जी, अब बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसी एनर्जी, ठीक है, अमाउंट होती है एनर्जी की जो कि रिमूव करती है, उसका काम है कि रिमूव कर देना लूज बाउंडेड एटम्स को शेल में से, वैलेंस शेल में से। अब ये देखिए, ये हमारा वैलेंस शेल है। ठीक है, मैं कहती हूँ इसके अंदर एक और है। अब जो इसके अंदर है ना, पहले वाले में मैं कहती हूँ 2 है। ठीक है, दूसरे में मैं कहती हूँ 4 है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स, पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 4। अब इससे लेने किसी भी एलिमेंट ने इससे इलेक्ट्रॉन लेना है। इससे जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, जब एक दफा इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो होगा लूज बाउंड, यानी कि वो लूजली बाउंड होगा। जब एक दफा उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो लूजली बाउंड है, उस पर कोई भी जो है ना वो नहीं है, आसानी से वो ले सकता है। ठीक है, तो इस सूरत हाल में जो आयोनाइजेशन एनर्जी इस्तेमाल होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन अपना दूसरे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अपना एक इलेक्ट्रॉन बआसानी दे दे, उस दौरान जो एनर्जी चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है, उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ पीरियड के अंदर जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। लेफ्ट से ये लेफ्ट में और लेफ्ट से राइट पे जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे जाते जाएंगे ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि एटम का साइज कम होता है। इलेक्ट्रॉन्स जो है, एटम आहिस्ता आहिस्ता अपने इलेक्ट्रॉन्स बड़ी जल्दी से अपने अंदर काबू में कर लेते हैं। और जब काबू में, जितने ज्यादा काबू में इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ उसको करेंगे, उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर किसी एलिमेंट को देना। ठीक है, अब जब ग्रुप के डाउन की तरफ, नीचे की तरफ जाए वैलेंस शेल में, तो as we move down the group, more and more shell lie between the valence shell and the nucleus of the atom. These additional shells reduce the electrostatic force felt by electrons present in the outermost shell. जो valence electrons can be taken away easily. कहता है जितना ज़्यादा अगर आप ग्रुप के नीचे चले जाएं, तो एलिमेंट्स की जो है बड़े हैं, मतलब उनके साइज बड़े हैं। उनके साइज बड़े की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा हैं। अब साइज बड़ा है एटम का, किसी भी एलिमेंट का, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अब वो जो डाउन द ग्रुप देखा जाए, तो एटम का साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा। उसमें ये है कि उसमें ज्यादा पीरियड एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लिथियम के अंदर 1 है, बेरिलियम के अंदर 1.6 है, बोरॉन के अंदर 2.0, कार्बन के अंदर 2.6, नाइट्रोजन 3.0, ऑक्सीजन 3.4। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो है फ्लोरीन के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप कम होती है, क्योंकि एटम का साइज इंक्रीज होता है। जब जब एटम का साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है।
इस तरह से ये साबित होता है कि जो अट्रैक्शन है शेड फ्रेंड इलेक्ट्रॉन्स की वो कम होती है, उसमें कमी बेशी हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ग्रुप 17 हेलोजेंस के अंदर, हेलोजेंस के अंदर देखा जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, उनके अंदर जो है हमारे पास 4 है। क्लोरीन के अंदर 3, बोरॉन के अंदर 3.0 और आयोडीन के अंदर 2.4। सबसे ज्यादा जो कम है ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वो आयोडीन में, सबसे ज्यादा फ्लोरीन के अंदर। ये एमसीक्यू आ जाता है, सबसे ज्यादा कम किसके अंदर है, आयोडीन के अंदर, सबसे ज्यादा किसके अंदर है, फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा जी, जो हमारा क्लास 9th का लेक्चर है केमिस्ट्री का, यूनिट नंबर 3 पीरियोडिसिटी एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये आज हमारा कंप्लीट होता है फुली, जो है शॉर्ट लेक्चर था, इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस थी, कॉन्सेप्ट्स थे पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। पीरियोडिक टेबल था, अच्छा पीरियोडिक टेबल के सारे मैं नेम्स नहीं प्रोनाउंस कर सकी। अच्छा इसका रीज़न ये भी है कि लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स सीरीज है, ठीक है, उसमें ये भी है कि इतने फर्दर जो है मैं नेम्स है प्रोनाउंस करके आपको बताती, इससे अच्छा जो है आप लोग जो है ना बाकायदा उसके एक पीरियोडिक टेबल लें, उसमें उसके नेम्स है बाकायदा तौर पर जो है लिखे होते हैं, उसको आप अच्छे से रीड आउट करें, आपके लिए वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा। बाकी है कि किसी दिन अपने इंशाल्लाह लेक्चर में एक पीरियोडिक टेबल को स्पेशलाइज तौर पर जो है मैं उनके सारे जो कोशिश करूँगी एक एक सीरीज बना दूँ, नोबल गैसेस के अलग और जो बाकी सबकी सीरीज अलग अलग बना दो विद नेम्स आप लोगों को समझाऊँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इंशाल्लाह अपने किसी लेक्चर के अंदर मैं ज़रूर पीरियोडिक टेबल को जो है डिस्कस करूँ, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। जो है मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, मेरी एक एक बात आप तक जो है वो क्लियरली पहुंच चुकी होगी। तो जी क्लास 9th का हमारा जो लेक्चर था ये कंप्लीट हो चुका है, ये चैप्टर एंड हो चुका है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू वीडियो के साथ, अपने एक नए चैप्टर के अंदर जो है वो हम देखेंगे न्यू चीज़ें, और फिर क्लास 9th को जो है हम वाइंड अप करेंगे।